नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त हम राजकुमार इंटर कॉलेज में मौजूद हैं जो आलमनगर स्थित है। इस वक्त हमारे साथ राजीव बख्शी जी हैं। राजीव बख्शी जी राजकुमार ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर हैं और एक समाज सेवी हैं और बहुत अपनी बात बहुत प्रखरता से रखने में बहुत माहिर हैं। राजीव जी, जनता फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बचपन से आप एक राजनीतिक परिवार के हिस्से रहे हैं। बचपन से आपने राजनीति के उथल पथल को देखा है, कैसे राजनीति चल रही है। तो पहला सवाल हमारा यही है कि जो पहले के दौर की राजनीति थी, जो शुरुआत थी कांग्रेस के बनने की, और जो आज की राजनीति है, जो पावर एक गेम बन के रह गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति ने अपने पिछले जब से ये समाज और हमारा विश्व स्थापित हुआ है तब से राजनीति हमेशा इसका एक अंग रही है। बट हिंदुस्तान की जहाँ तक की बात करते हैं और इस भारतवर्ष की हम जहाँ तक की बात करते हैं, राजनीति को हम उसमें दो पहलू में बांट सकते हैं। एक तो है कि प्री इंडिपेंडेंस की इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, और एक हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस से पहले की जो राजनीति थी, वो राजनीति हमारी देश को आज़ाद करने के लिए थी, देश को स्वावलंबी बनाने के लिए थी, देश में अपने हितों की लड़ाई के लिए थी, देश के हित की लड़ाई के लिए थी, समाज के हित की लड़ाई के लिए थी, अपनी बात को प्रमुखता से व्यक्त करने की बात की लड़ाई थी। और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लड़ाई हुई, वहाँ पर हमारी जो राजनीतिक जो परिपाटी थी, वो एक राजनीतिक परिपाटी देश के अंदर राज स्थापित करने की चालू हुई, कि जहाँ पर हमने कि किस तरह से किससे हमारा अलायंस होना है, किस तरह से हमको लोगों से वोट लेने हैं, किस तरह से हमें जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना है। और तो इन दोनों विषयों के अंदर, दोनों समयों के बीच में का जो एक अंतराल था, कि जहाँ पे 1947 में जब हमको आज़ादी इस देश में मिली, उस वक्त के आर्थिक हालात बहुत ठीक नहीं थे। देश एक पार्टीशन के थ्रू गुजर रहा था। सैकड़ों लाखों लोग, परिवार उजड़े थे, मरे थे लोग। देश के को आज़ाद कराने में लोगों ने अपनी शहादतें दी थीं। माएँ बिना बेटियों के हो गई थीं, महिलाएं अपने बिना पति के हो गई थीं, पति बिना महिलाओं के हो गए थे। तो एक हमारा एक ऐसा उथल पुथल और एक ऐसा संघर्ष मई राजनीतिक परिवर्तन 1947 के आने से पहले और 1947 के बाद हुआ, कि जहाँ पर 1947 के बाद जो राजनीति थी, वो देश की तरफ एकाग्रचित्त मन से लोग कार्य कर रहे थे, क्योंकि सबका एक मंशा ये थी कि देश को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से अब देश को इकोनॉमिकली एक पावरफुल बनाया जाए। एक तरफ पाकिस्तान से परेशानियां थीं, दूसरी तरफ चाइना से परेशानियां थीं। अमेरिका अपना हर वक्त हर चीज़ों पर अपने टांग अड़ाया करता था, और एक इंडिया को, भारतवर्ष को एक ऐसा देश समझा जाता था उस समय के अंदर कि एक कमज़ोर देश समझा जाता था, और जो एक देश परिपक्व नहीं है ये समझा जाता था। तो एक बहुत सारी चुनौतियां थी उस वक्त देश के सामने। और जब देश आज़ाद हो गया और उस एक 10 साल 12 साल 15 साल हो गए, उस दौरान के अंदर जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी बदलनी चालू हो गई। कि जो भाई जब आज़ादी के समय जो 60 साल के वर्ष का था, वो 70 साल का हो गया। उसने अपनी जो कमान थी अपने नौजवान भारतवासी को दी, और जैसे जैसे देश के अंदर एक आर्थिक रूप में स्थिरता आई, जैसे जैसे राजनीतिक स्थिरता आती चली, तो जो हमारा एक देश का जो एक विजन होता है, एक जो सोच होती है, और जो राजनीतिक परिपाटी जो थी, वो एक सोच पर आधारित थी कि देश को हमें पहले तो आज़ाद करना है, फिर उसके बाद उसको आर्थिक रूप से ठीक करना है, राजनीतिक तौर से उसको ठीक करना है, विश्व में इस देश का नाम करना है। तो ये सब चीज़ें थी। ये 1900 मेरा मानना है कि 60-65 के दौरान, 70 के दौरान तक, तो ये ज़रूर इस भावना से राजनीतिक व्यक्ति और राजनीति से जुड़े हुए परिवार जो थे, वो इसी दृष्टिकोण से कार्य करते थे। बट 70 और 80 के दशक के ये जो दशक रहा, 70 और 80 का जो दशक रहा, उस दौरान पर
जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्थाएं बेहतर होती चली गई तो जो एक राजनीतिक सोच, जो एक राजनीतिक विचारधारा थी, वो विचारधारा कहीं ना कहीं भ्रमित हुई और शायद इस राजनीति एक सोच की परिपाटी, एक जो विचारधारा की परिपाटी थी, उससे बदल के थोड़ा सा हम लोग आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना चालू किया। और जो राजनीतिक एक सोच थी, वो राजनीतिक सोच कहीं ना कहीं भ्रमित हुई और वो एक आर्थिक सोच में परिवर्तन उसका धीरे धीरे 1970 के दौरान, 80 के दौरान, बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो एक परिवर्तन 80 के दौरान में चालू हुआ। और जहाँ पर मेरे ख्याल से अगर आप इतिहास देखें तो आपको बहुत जगह इस तरह के गबन और इस तरह की करप्शन के चार्जेस और दुनिया के सब तमाशे उस दौरान पे आप लोगों को हर जगह समाचार पत्रों में और आर्काइव्स में अगर आप देखेंगे वो आपको मिलेंगे। और मेरे ख्याल से उस फिर 90 के अंदर इस चीज़ की वो हुआ, फिर 90 के बाद, 90 के दशक के बाद से राजनीतिक में परिवर्तन, अर्थ के साथ साथ धर्म निरपेक्षता के ऊपर भी सवाल जवाब उठने लग गए कि साहब धर्म की बात होनी चालू हो गई, जो कि कभी हिंदुस्तान के अंदर ज़रूर होती थी। पार्टीशन बेसिकली एक धर्म का ही, धर्म के बेस पर ही आधारित था। बट शायद वो एक दौर गुजरा इस देश के अंदर, जिस दौर से हम लोग मेरे ख्याल से 20-30 साल के अंदर, 40 साल के अंदर, 90 तक के दशक तक हम उसके बाहर निकल आए थे। बट फिर वो 2000 के दशक के अंदर ये थोड़ा सा ये ज़रूर इसके अंदर इसने करवट बदली। और आज जिस परिस्थिति के ऊपर हम खड़े हुए हैं, तो शायद आज हमारे सामने कोई ठोस कोई एजेंडा नहीं है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में जहाँ तक अपने को देखते हैं, आज हम लोग काफ़ी स्वावलंबी हो गए हैं। हम लोगों के पास व्यवस्थाएं हैं, हम लोगों के पास एक स्थिर सरकारें हैं, हमारे पास एक सबसे बड़ा जो देश से हमें सपोर्ट है वो यहाँ की जनता का सपोर्ट है कि पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन एक तरफ हमारे लिए हानिकारक भी है, बट दूसरी तरफ हमारे पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है कि जो कि हमारे देश में ही कार्य नहीं करती है बल्कि देश के बाहर भी जाके कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक परिवर्तन इस देश के अंदर आया है और हमारे समाज के बीच में जो आया है, ये एक बेसिकली 2-3 पहलुओं के अंदर उसको बांटा जा सकता है। सर, जो दूसरा सवाल है हमारा कि जो लॉकडाउन की शुरुआत होती है कि महज 4 घंटे में एक फरमान जारी किया जाता है कि अब 4 घंटे हैं आपके पास, जो भी तैयारियां करनी हो कर लीजिए, देश बंद हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि सर एक बेहतर स्ट्रक्चर होना चाहिए था लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने के लिए? क्योंकि ये कोई ऐसा फैसला नहीं था जो 100-200 लोगों पे इम्पैक्ट करने वाला था, ये 130 करोड़ की जनसंख्या पर इसका असर पड़ने वाला था। एक सवाल ये भी उठता है कि शहर के लोग तो चलिए मैनेज कर सकते हैं, गांव की जनसंख्या जो शहर से ही अनाज लाती है, अपना रह गुजर शहर की तरफ देख के करती है, वो 4 घंटे के महज इंटरवल पे कैसे अपने आप को मैनेज करती? क्या लगता है कि ये लॉकडाउन कितना कारगर सिद्ध हुआ सर? ये फैसला 4 घंटे का कितना कारगर सिद्ध हुआ? मैं आपके सवाल में 2 पहलू देखता हूँ। एक तो लॉकडाउन का है और उसकी समय का जो है, और दूसरा उस लॉकडाउन से हमें क्या बेनिफिट हुए और क्या बेनिफिट नहीं हुए, कहाँ कहाँ हमें नुकसान हुआ। जहाँ तक कि लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, मेरा मानना ये है कि वो इम्प्लीमेंटेशन टोटली गलत था, 100% गलत था। और उसका जो समय सारणी जो बनाई गई थी वो उससे भी ज़्यादा गलत थी। वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन, ये भारत देश 130 करोड़ आबादी का देश है और इसमें लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बेचारे हमारे श्रमिक उत्तर प्रदेश के जो हैं, वो उत्तर प्रदेश के ना होके, उत्तर प्रदेश में ना रहकर वो काम ना करके कहीं पंजाब में जाता है, कोई कर्नाटका में जाता है, कोई महाराष्ट्र में जाता है, और पूरे देश में फैले हुए हैं। और वाइसी वर्सा उसी तरह से महाराष्ट्र के जो वर्कर हैं वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए आपका डिसीजन एक 10 मिनट के अंदर होना या 4 घंटे के अंदर होना कि रात के 12 बजे से लॉकडाउन प्रभावी होगा इस देश के ऊपर, हर एक नागरिक के ऊपर होगा और वो कहीं पर उसका मूवमेंट अलाउड नहीं होगा, मेरा मानना है कि वो सरासर गलत था। और सर दो फैसले हमारे ऐसे पहले भी हो चुके हैं जो हमने शॉर्ट इंटरवल में डिसीजंस लिए, जैसे जीएसटी है, डिमोनेटाइजेशन है, तो हम वहाँ काफ़ी नुकसान उठा भी चुके हैं पहले सर। बिल्कुल, हमने पहले भी नुकसान उठाया है। जहाँ तक कि डिमोनेटाइजेशन का था
देखिए, एक सरकारें बनने अच्छी और मेजॉरिटी में सरकारें बनने के दो, एक तरफ फ़ायदा भी है, दूसरी तरफ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि एक सरकारों की स्थिरता बनी रहती है कि कम से कम 5 साल जनता को ये मालूम है 5 साल वो सरकार अपना कार्यकाल करेगी। दूसरी तरफ जब सरकारें इतनी बड़े मेजॉरिटी से होकर आती हैं और उनके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी होती है तो इस तरह के डिसीजंस होने चालू हो जाते हैं क्योंकि उनको किसी से सवाल जवाब नहीं पूछना होता है। तो ये अब्रप्ट डिसीजन मेकिंग जो जिसे कहा जा सकता है और एक बिना विचार किए हुए लोगों से जो डिसीजन किए, डिस्कशन किए हुए जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें इसी तरह की गलतियां होती हैं। तो जहाँ तक कि लॉकडाउन का सवाल था, लॉकडाउन के लिए मैं समझता ही हूँ कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अगर आज अनाउंस कर रहे थे तो उनको इस देश को कम से कम एक 4 से 5 दिन का 6 दिन का समय देना चाहिए था कि भाई ये 5 दिन का आप लोगों के पास समय है या 4 दिन का समय है, आप लोग 4 दिन के बाद कहीं पर भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये प्रारूप बनाया होता तो शायद मेरे ख्याल से जो आज हमारे श्रमिक भाई बहन जो हैं, जो लोग सैकड़ों लोग मर रहे हैं, आज शायद उस वित्त व्यवस्था में वो लोग नहीं होते क्योंकि उस शायद 4-5 दिन के अंदर अपने वो सारी व्यवस्थाओं का आयोजन करके, चाहे उनको पैदल ही चलना पड़ता या चाहे उनको साइकिल से आना पड़ता, बट शायद वो 4-5 दिन के दौरान पे वो अपने अपने घरों पे पहुंच जाते हैं। और शायद तब नहीं चले तो अब चल रहे हैं, आप चल रहे हैं। और मेरा मानना उसमें ये भी है कि शायद सरकार को भी ये समझने की आवश्यकता है कि घर बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज घर के विकास को, घर के बनाने के लिए एक जन की मानसिकता है ये कि अपना घर अपने, और ख़ास तौर पे जब स्थिति अनुकूल ना हो उस सिचुएशन पे घर ही नज़र आता है। तो शायद इस बात की जो सोच थी कहीं ना कहीं इस सरकार की कार्यप्रणाली के अंदर मिसिंग थी, और जो कि वही सोच की कार्यप्रणाली जो मिसिंग नज़र आई वो जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया कि हमारे देश की जो परंपरा रही है डिमोनेटाइजेशन को लेकर, डिमोनेटाइजेशन की व्यवस्थाओं को लेकर खास तौर पे मैं कहूँगा कि जहाँ पर आज हमारे देश की महिलाओं, माओं को, हमारी बहनों को सबकी एक आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ पैसा जोड़ते रहते हैं, अपने पास इकट्ठा करती रहती हैं। हो सकता है किसी के पास 500 रुपये हो, किसी के पास 5000 हो, किसी के पास 5 लाख हो, और हो सकता है किसी के पास किसी महिला के पास 5 करोड़ रुपए भी हो। तो अब ये नहीं हो सकता कि आप उनसे कहिए कि साहब कल से आपका सब खत्म हो गया। और जो कार्य ये लॉकडाउन के लिए भी क्या क्या, तो मेरा मानना ये है कि अगर इस लॉकडाउन के लिए एक समय सारणी बनाने की आवश्यकता थी जिसके भाई कि 5 दिन का समय, 4 दिन का समय हम आपको देते हैं, अपने अपने घर चले जाइए, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर ज़्यादा चीज़ व्यवस्थित होती और आज इस सरकार की मान्यता और प्रतिष्ठित होती, जिसके अंदर आज मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा छेद हुआ है इस कार्य के कारण। सर मैं डाटा आपको बता दूं कि पहला केस जो हमारा लॉकडाउन से पहले 30 जनवरी को पहला केस आया था और 1 से 100 केस होने में पहले 45 दिन लगते हैं, 100 से 1000 केस होने में अगले सिर्फ 14 दिन लगते हैं, फिर 100 से 1000 से 10,000 होने में महज 16 दिन का फासला होता है, और 10,000 से 20,000 होने में 8 दिन, 20 से 30 होने में 7 दिन, 30 से 40 होने में 4 दिन और 40 से 50 होने में 3 दिन। सवाल वही है सर कि एक्सपोनेंशियल रेट पे हमारा कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन कितना कारगर सिद्ध हुआ? देखिए, लॉकडाउन के कारगर सिद्ध होने या ना होने का सवाल नहीं है, हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। देखिए, अगर आज हम हिंदुस्तान में, भारतवर्ष के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है, अगर उसकी कल्पना विदेशी ताकतों से करें, जिसमें विदेशी ताकतों का मतलब ये है कि अगर अमेरिका से करें, हम रूस से करें, हम फ्रांस से करें, हम जर्मनी से करें, हम इटली से करें, तो आप देखेंगे कि ये देश मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा विकसित है और भारतवर्ष उनके मुकाबले में कहीं टिकता नहीं है। और अगर हम जो आंकड़े आप बोल रहे हैं और इन देशों के अगर आंकड़ों के तहत जाएं अगर हम,
तो आप ये देखेंगे कि शायद इन देशों के आंकड़े जो हैं वो हमारे आंकड़े उसके सामने तो मेरे ख्याल से आधे से भी कम हैं, अगर आज आप देखें। मगर सर इस पे ये भी एक विपक्ष की तरफ से सवाल आता है कि हमारे देश में शायद उस लेवल की टेस्टिंग्स नहीं हो रही हैं, इस वजह से मैंने वही बात कही ना कि हमारे पास इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो ज़रूरत आज इस बात की है कि आज जो भी लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। और लॉकडाउन, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। ये एक चीज़ को एक्सटेंड करना, एक चीज़ को बढ़ाना और इसको आगे फैलने से रोकने का एक तरीका है कि जितने लोग आपस में कम से कम मिलेंगे और ख़ास तौर पे जो इन्फेक्टेड लोग हैं अगर उनको रोका जा सके लोगों से मिलने के लिए, तो ये इसका जो वायरस का जो आगे प्रमोशन है वो ऑटोमेटिकली वो कम होता चला जाएगा। तो इसको एक इलाज ना समझा जाए, बल्कि और मेरा मानना ये है कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका आंकलन शायद मेरे ख्याल से अभी करना उचित नहीं होगा। और इसका आंकलन मेरे ख्याल से जब ईश्वर की कृपा होगी और जब हम लोग इस महामारी से जूझ कर निकल चुके होंगे, शायद उस वक्त पे इसका आंकलन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर बात ये भी है कि जो लॉकडाउन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, जैसे सरकार ने फैसला किया कि जो भी मकान मालिक हैं वो 3 महीने किराया ना लें जो भी लोग रह रहे हैं, मगर सर ऐसे बहुत से घर हैं हमारे मिडिल क्लास में जिनका आय का स्रोत ही वो है। तो कैसे एक मिसमैनेजमेंट है सर, नीचे का तख्ता इतना परेशान है, राशन भी बहुतों के पास पहुंच नहीं रहा है। मैंने 1-2 गांव विज़िट किए, मैंने देखा कि राशन कार्ड में बहुत से लोगों के सर नाम ही नहीं है। कैसे ये प्रक्रिया सर चल पाएगी, कैसे इंसान इसको आगे बढ़ पाएगा इन चीज़ों से? देखिए, व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना ये है कि चाहे ये सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिवली कई विषयों के ऊपर लेकर जो भी उन्होंने अध्यादेश लाए या जो भी परिवर्तन किए हैं उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं सक्रिय योगदान दिया है। बट जहाँ तक कि इकोनॉमिक फ्रंट का सवाल है, मेरा मानना यह है कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर सरकार को शायद इकोनॉमी का हेड्स एंड टेल्स के बारे में जानकारी नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार, एक तो अभी टोल टैक्स बढ़ाया गया, अभी पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, अभी बिजली के दाम बढ़ाने की बात हो रही है। मेरा एक कहना यह है कि आज हमको इस देश की जनता को और इस देश की सरकारों को ये अपने अंदर एक बात सोचनी है और उस चीज़ के ऊपर एक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या ये एक वेलफेयर स्टेट है, कैपिटलिस्ट वेलफेयर स्टेट है या सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट है। कैपिटलिस्ट वेलफेयर स्टेट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये है कि आप अपना बिजनेस भी करेंगे, आपको हर एक तरह का रोज़गार करने की स्वायत्तता होगी, आपको नौकरी करने की स्वायत्तता होगी, और साथ ही साथ जो भी सरकार के अर्थ की अपनी व्यवस्था होगी, उस अर्थ की व्यवस्था से सरकार इस तरह की आई हुई आपदाओं के अंदर वो उस अर्थ की जो भी उसके पास पूंजी है उसका इस्तेमाल करेगी। तो इससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि इकोनॉमिकली देश प्रोग्रेस कर रहा है। इससे हो ये रहा है कि अगर कोई इकोनॉमी पे कोई प्रभाव गलत पड़ता है तो सरकार उसके अंदर चिप इन कर रही है और ये देख रही है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर चीज़ों को बचाना है। बट आज मैं देखता ये हूँ कि जो सरकार है वो एक टैक्स कलेक्टर की तरह काम कर रही है। उसका कहना यह है कि साहब टोल टैक्स बढ़ा देना चाहिए, आपके पेट्रोल के दाम बढ़ा देने चाहिए। सवाल इस बात का है कि अगर आज इस देश का विकास हमको करना है, आज हमें अगर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, अगर हमें चीन से आने वाले जो भी कॉरपोरेशंस हैं जो शायद चीन से अब संबंध ना रख के कहीं और जाना चाहेंगे, अगर हमें उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है तो हमें पहले तो ये जो आर्थिक सरकार के मापदंड, जो दंडनीय मापदंड हैं, इनको ख़त्म करना होगा। फॉर मसलन के तौर के ऊपर एक छोटा सा मैं विषय करता हूं कि आपके 3 से 4% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की जो इनकम टैक्स देती है, जिसके अंदर सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिनका TDS अपने आप कट के चला जाता है सरकार के खाते में। अगर हमें 3 से 4% लोगों के टैक्स लेने के लिए
अगर हमें उससे 4 गुने का खर्चा करना पड़ रहा है तो उसमें कहाँ की समझदारी है? भाई ये सरकार तो जब आई थी, मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं गुजरात का मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि बिजनेस किस तरह से किया जाता है। तो क्यों ना हम इस इनकम टैक्स को ख़त्म कर दें, और अगर हम एक व्यक्ति से, 130 करोड़ जनता है हमारे देश की, अगर एक व्यक्ति से 50 पैसे भी रोज़ अगर हम ले लें तो शायद जो श्रमिक है वो भी देने के, ये काल्पनिक भय है। जब तक कि आप इससे उसको दूर नहीं करेंगे, लोग नौकरियां नहीं देंगे, लोग ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि जब पिता बच्चों पर विश्वास करता है तभी बच्चे विश्वास पिता पे करते हैं। बट अगर पिता ही हर बात पे शक करता है बच्चों की, तो उस घर के अंदर कभी भी एक सौहार्द का वातावरण नहीं रह सकता है। तो सरकारों को इस शक की निगाह से देखना होगा। और या दूसरा तरीका टैक्स लेने का ये हो सकता है कि भाई जो घर में ट्रांजैक्शन हमारे हो रहे हैं, चाहे वो संस्थाएं हों, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो छोटे दुकानदार हों, हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर आप एक परसेंटेज बांध दीजिए कि भाई 1 लाख रुपए का आपने करा तो 100 रुपये हम आपसे उसका टैक्स लेंगे। ख़त्म बात है। चाहे उसमें वो 50 लाख रुपए करे या 500 करोड़ करे या 10,000 करोड़ करे। जी सर। तो उसको ये भय नहीं है। फिर होगा क्या कि जो ब्लैक मनी की हम बात करते हैं, ब्लैक मनी हमारे घरों से निकल के बैंक में चला जाएगा। उसको कम से कम मालूम तो आदि है कि यार कि मेरे पीछे कोई बेमतलब का ईडी वाले नहीं पहुंच जाएंगे, इनकम टैक्स वाले नहीं पहुंच जाएंगे, चीज़ें फॉर्मलाइज हो जाएंगी। एक चीज़ें फॉर्मलाइज हो, बड़ा सिंपल सा है। बट क्योंकि हमारी सरकारें चाहती हैं कि हमारे हर वक्त एक खुरपें चली रहे, हमारा कंट्रोल रहे जनता के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, जब चाहे हम उसको बंद कर दें, जब चाहे उसको खोलें, उसको चाबी घुमा के ये कहें कि बेटा अगर तुमने ये नहीं करा तो हम तुम्हारी फैक्ट्री बंद करवा देंगे। तो हमें इस मानसिकता से निकलने की बाहर ज़रूरत है, तभी हमारा रोज़गार पनपेगा। और नहीं तो सरकार आजीवन, आज ही नहीं बल्कि ये कोरोना के कारण ही रोज़गार की कमी नहीं है, ये रोज़गार की कमी जीवन पर्यंत चलती रहेगी यूं। सर एक सवाल है कि जो ये माइग्रेंट्स को सरकार वापस ला रही है, और अभी कल से एयरलाइंस भी शुरू करी हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ने, बाहर से जो भी हमारे विदेशों में लोग हैं, क्या लगता है हमारे गवर्नमेंट के पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इतनी सशक्त हो गई है कि इतने लोगों को कटिंग? क्योंकि एक ANI का ट्वीट आया था सर 2-3 दिन पहले कि गल्फ़ की अगर बात करें तो हमारे 10,000 लोग कोरोना पॉजिटिव, तो अभी उनको लाना यहाँ पे, क्या लगता है कि सरकार इस हालत में है कि उन्हें मैनेज कर पाएगी उस चीज़ को? सर देखिए, मैं जो देर से लिया हुआ ये डिसीजन माइग्रेंट लेबरर्स को वापस लाने का है, मैं उसका चाहे देरी से सही बट मैं उसका स्वागत करता हूँ। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि ये शायद जब ये लॉकडाउन हुआ था उसी वक्त ये हो जाना चाहिए था, और उसमें सरकार को मेरे ख्याल से कोई योगदान देने की आवश्यकता उस वक्त नहीं थी। अगर वो सरकार अगर 4 दिन का समय देती तो शायद लोग अपने अपने घरों, अपने गांव देहात वापस पहुंच जाते वो अपने आप। बट नेवरदलेस अगर आज डिसीजन इस चीज़ के लिए लिया है, और जहां तक कि मेरा मानना ये है कि सरकार के पास क्या इस तरह के संसाधन हैं कि जहाँ पर इतने लोगों को वापस लाकर उनकी टेस्टिंग होना, उनके रोज़गार की फिर से व्यवस्था होना, क्योंकि ये लोग भी, हाँ, कंटेनमेंट सेंटर्स बनाना, ये सब चीज़ें कहाँ तक संभव है। वैसे एक मान्यता तो ये भी है कि अगर कोई चीज़ करना है तो उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और मैं खुद अपने व्यक्तिगत तौर से मैं इसी बात का हमेशा समर्थक रहा हूँ। बट जहाँ तक कि एक वास्तविकता का जहाँ तक विषय है, और जहाँ तक कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो, वो शायद अभी इतना परिपक्व नहीं है कि इस तरह की महामारी के दौरान इतने ज़्यादा लोगों का आवाई जवाई का वो बीड़ा उठा सके। और जहाँ तक की व्यवस्थाएं, जिसको व्यवस्थाओं में कंटेनमेंट सेंटर्स हुए, आपके अस्पताल हुए, टेस्टिंग हुआ, इस चीज़ की तो कमी है ही, जिसको कि आप निसंदेह आप कह सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इसको भी आप 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो इसका मेडिकल इशू एंगल इसका जो देखता है, और दूसरा एक व्यक्तिगत इशू, और व्यक्तिगत का एक इमोशंस की जहाँ तक की बात होती है। तो वहाँ पे बेचारे जो गरीब लोग कहीं फंसे हुए थे पिछले 2 महीने से, जिनके पास पैसा नहीं था, खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, ये इनके घर आने
से उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सरकार को अपनी एक ऐसी कुछ रचना बनाने की आवश्यकता है कि जहाँ पर सिर्फ बात ही ना हो, बल्कि अपने अधिकारियों को जिनको हज़ारों लाखों रुपए की तनख्वाहें दी जाती हैं, उनके पास तक, इन गरीबों के पास तक इन अधिकारियों को भेजा जाए और भेजा जाए और उनसे इनकी मदद करवाई जाए। ये देखा जाए कि इसमें से कोई बीमार तो नहीं है, इसमें से कोई भूखा तो नहीं है, इसमें से कोई अनाथ तो नहीं रह गया। क्योंकि सरकार का कर्तव्य ही है, सरकार का कर्तव्य सचिवालय में बैठ के वहाँ से ऑर्डर पास करना नहीं है। सरकार का कर्तव्य जो है वो जन तक जाने की कार्य है, और जन का कार्य ऑर्डरों से नहीं होता है, जन का कार्य से होता है, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सरकार को देखना होगा इस चीज़ को। बहुत बड़ी चुनौती है और मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं सरकार को। और मैं समझता ये हूं कि मैं तो वैसे भी इस परिस्थिति में नहीं हूं, बट अगर कहीं सरकार मुझे समझे कि मैं किसी योगदान दे सकता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सर, एक लास्ट सवाल है कि सरकार का कदम, जैसे आपने कहा, सराहनीय, हम लोग भी इसको सराहनीय मानते हैं, मगर क्या नहीं लगता सर, जिस लेवल पे, जिस मास ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम मज़दूरों को ला रहे हैं और ज़्यादातर मज़दूर ग्रामीण परिवेश से हैं, तो सर आज नहीं कल वो अपने गांव तो जाएंगे। तो क्या लगता है ग्रामीण स्तर पे उतनी फैसिलिटीज़ हैं? क्या लगता है सरकार को ये निर्देश नहीं देना चाहिए कि अपने आला अफसरों को भेज के उन ग्रामीण परिवेशों की जांच करनी चाहिए कि क्या क्या उपलब्धियां वहाँ लाई जाएं? क्योंकि मैं भी एक दो गांव मैंने विजिट किया, वहाँ पे देखा कि गांव के बीच के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें कंटेनमेंट सेंटर बनाया गया। अगर गाँव के बीच में उन लोगों को रखा जाएगा सर, तो बाकी गाँव भी डिस्टर्ब होगा और कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी और खुदा न खास्ता उससे परेशानी भी बढ़ सकती है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सरकार का कर्तव्य जनता के ऊपर डिसीजन देना नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए और सरकारों को ये मालूम होना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार है और चाहे राज्य सरकार है, कि सरकार का कर्तव्य जो बनता है वो कर्तव्य दफ्तरों में बैठकर टाइप कराकर जियो पास करना नहीं है, बल्कि उनका काम अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से कहकर लोगों की व्यवस्था को ठीक करना है। और ख़ास तौर पे इस समय पर जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, और अगर आप इन सब लोगों को ले जाके, जो श्रमिक लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको अगर स्कूलों में अगर आप रख देंगे, तो सबसे बड़ी जो समस्या सामने आपके खड़ी होगी कि आने वाले समय में उन स्कूलों के अंदर कोई बच्चा, अपना माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजेगा। तो आपको आज कुछ ना कुछ ऐसे टेम्परेरी कंटेनमेंट सेंटर्स बनाने पड़ेंगे कि जिसके अंदर बजाय स्कूलों में भर्ती किया रखा जाए, बजाय कि आप लोगों के व्यवसायों को बर्बाद कर रहे हैं, कि जहां पर होटलों के अंदर आप लोगों को ठहरा रहे हैं। जिस होटल के अंदर आज कोरोना का संक्रमित व्यक्ति रह रहा होगा, क्या आप उस होटल के अंदर कभी कोई जाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे तो नहीं लगता 2 साल तक कोई जाएगा। तो सरकार को सोचना होगा, सरकार अपना शासनादेश का जो शब्द है इसको हटाना पड़ेगा। ये शासनादेश आपके अपनी व्यवस्थाओं के लिए है, हमारे पे क्या कर रहा है? हम तो सब लोग खड़े ही हैं आपकी बात सुनने के लिए, हम तो आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर खड़े हुए हैं कि भाई आप हमारी सहायता करें, हम आपकी सहायता करें। शासनादेश की परिपाटी को बदल कर आपको ये परिपाटी शासनादेश की अपने लोगों के ऊपर करनी पड़ेगी। कर्मचारियों को देना पड़ेगा कि जाओ देखो, मदद करो लोगों की, करो। ये ना करो कि उनके अगेंस्ट आप लाल पर्ची काट दो, उनके खिलाफ आप टैक्स इवेजन का नोटिस भेज दो, उनके खिलाफ ये कर दो, उनके खिलाफ, कि जिससे कि वो प्रताड़ित महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना समय दिया आपने। ये थे हमारे साथ राजीव बख्शी। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत से मुलाकात होगी नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।